हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आल जॉब अपडेट में। और मैं हूं अंबिका सोनी। और देखिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, आज जो वैकेंसी निकाली गई है वो भारतीय रेलवे की तरफ से निकाली गई है और एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो जो भी हमारे दोस्त ने अभी 10th पास आउट किया है, ठीक है, 12th किया और ITI कर रखी है। मेन सबसे ज़रूरी है ITI वालों के लिए, ठीक है ना। जिन्होंने ITI कर रखी है तो ये जो वैकेंसी है उनके लिए रहने वाली है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये किस चीज़ की निकाली गई और क्या रहने वाला है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, कैसे सिलेक्शन होगा और कितना मिलेगा, कहाँ के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है, ये जो निकाली गई है वैकेंसी कहाँ के लिए निकाली गई है। ये निकाली गई है ईस्टर्न रेलवे के लिए। ठीक है ना, कहाँ के लिए निकाली गई है, ईस्टर्न रेलवे। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पूर्वी रेलवे। ठीक है ना, पूर्वी रेलवे के लिए निकाली गई है। अब बात करते हैं थोड़ा आगे चल के इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो ये जो जगह निकाली गई, किस चीज़ की निकाली, नोटिफिकेशन फॉर इन जजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। ठीक है ना, तो एक्ट अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है इस जगह। बात कर लेते हैं डेट के बारे में। तो डेट क्या रहने वाली है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो 29 तारीख को आया है। इसकी जो ओपनिंग डेट है वो कब रहने वाली, 11 तारीख को। और इसकी क्लोजिंग डेट कब रहने वाली, 10 तारीख को, 10 मई को। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं कि ट्रेड वाइज इसकी कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है, कहाँ कहाँ की निकाली गई है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि द नंबर स्लॉट्स इंडिकेटेड अबव इज प्रोविजनल टू मे इंक्रीज डिक्रीज और इवन बिकम डिपेंडिंग अपॉन एक्चुअल नीड्स रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, तो यहाँ पे जो जॉब की जो मतलब जो संख्या निकाली गई है वो कम ज़्यादा की जा सकती है उनके ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये है। अब आइए देखते हैं कि कौन से वर्कशॉप के लिए कहाँ कितनी वैकेंसी निकाली गई। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला डिवीजन पड़ता है वो है हावड़ा डिवीजन। ठीक है ना, जो पहला डिवीजन यहाँ पे पड़ता है वो कौन सा डिवीजन है, हावड़ा डिवीजन। तो हावड़ा डिवीजन में यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो जो लोग हावड़ा डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिटर के लिए, ठीक है, फिटर की है, वेल्डर है, मैकेनिक डीजल है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, लाइनमैन की है, वायरमैन की भी है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन AC की है, इलेक्ट्रीशियन की भी है, मशीन एंड मशीन टूल की भी है। ठीक है, तो देखिए ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके लिए कितनी है। देखिए OBC को 27% आरक्षण दिया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि OBC को यहाँ पे 27% आरक्षण मिला है। मतलब जो जो टोटल सीट निकाली गई उसमें से 27% सीट रिजर्व कर दी गई है OBC वालों के लिए। ठीक है, देखिए OBC को मेरी तरफ से कभी तक 14% का आरक्षण था, इसलिए बता रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं लिलुआ वर्कशॉप के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको सुटेबल पड़ता है, जहाँ से आपको अच्छा पड़ता है वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सिलदा डिवीजन, तीसरा डिवीजन है सिलदा डिवीजन। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी निकाली गई है आपके ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, अगला है कंचरपारा। ठीक है, कंचरपारा वर्कशॉप, तो यहाँ के लिए भी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, मालदा डिवीज़न के लिए निकाली गई है। ठीक है, तो आसनसोल डिवीज़न की निकाली गई है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है आसनसोल। ठीक है, और जमालपुर वर्कशॉप है। ठीक है, तो ये जो कुछ 7 डिवीज़न में ये वैकेंसी निकाली गई ईस्टर्न रेलवे में। ठीक है, और एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है ना, करीब 26-2700 पोस्ट रहने वाली इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए, अगर आप ST SC OBC कैटेगरी बिलोंग करते हैं, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है, तभी आपको रिजर्वेशन के आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। जब आपका सर्टिफिकेट होगा तभी आप एप्लीकेबल हो पाएंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपसे एज क्राइटेरिया मांगा गया है वो क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एट फुड, मतलब आपकी एज कम से कम 15 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप ST SC OBC कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो उनके लिए देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का बताया गया है। ठीक है ना, कि अगर आप ST SC से तो आपको 5 साल का, अगर आप OBC से तो आपको 3 साल का। ठीक है, आपको क्या दिया जाएगा, एक एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या मांगी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आपके पास पहली बात क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए।
ठीक है ना। टेंथ में आपका कितना होना चाहिए, टेंथ में आपका कितना होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क्स आप सिर्फ मतलब इसके साथ आपका पास होना चाहिए, कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए साथ में, ठीक है ना। टेंथ के साथ आपका क्या होना चाहिए, टेंथ के साथ आपका होना चाहिए 10 प्लस ITI, ठीक है ना। ITI आपका किसी भी से हो सकता है, SCVT से भी हो सकता है और NCVT से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दोनों दोनों वालों को यहाँ पे दोनों बोर्ड वालों को मांगा गया है। NCVT SCVT आप दोनों जो बोर्ड से स्टूडेंट ने पास आउट किया वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं मेडिकल फिटनेस। तो देखिए यहाँ से आपका मेडिकल फिटनेस में मांगा गया कि मतलब मेडिकली तौर पे आप फिट होने चाहिए, ठीक है ना, मेडिकली और फिजिकली तौर पे। तो आपको मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जब आप वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज़। अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है ना, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेक्शन है ये आपका मेरिट के आधार पे होगा, ठीक है ना। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सिलेक्शन है कैंडिडेट ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट ऑफ यूनिट ईस्टर्न रेलवे विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड रिस्पेक्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स। तो ठीक ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा, वो होगा मेरिट बेस पे। अब ये मेरिट जो बनेगी किस तरीके से बनेगी ये भी बात कर लेते हैं। तो अगर इसमें जो मेरिट बनेगी उसका फॉर्मूला क्या है कि आपका जो 10th में जितना भी नंबर है, ठीक है ना, 10th में आपका जितना भी नंबर है और ITI में आपका जितना भी नंबर है, दोनों को ऐड करके उसका अपन 2 से डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ 10th, टोटल नंबर ऑफ 10th या फिर टोटल परसेंटेज ऑफ 10th, टोटल परसेंटेज ऑफ ITI डिवाइड बाई 2। तो जितना भी आएगा वो आपका क्या होगा, परसेंटेज होगा जो यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो 10वीं और ITI दोनों के साथ यहाँ पे काउंट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको मेरिट बनेगा। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, ये देखिए आप यहाँ पे बताया भी गया फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आपका ये हो तो किस तरह से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बात कर लेते थोड़ा सा नोट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे नोट में क्या बताया गया है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाँ, मेरिट प्रिपेयर्ड के आधार पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उन्हीं को यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको खुद करवाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन जाके आपको वहाँ पे करवाना पड़ेगा, किसी भी डॉक्टर से आपको खुद से करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे होता तो अच्छी बात है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या मांगी गई, तो देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नॉन रिफंडेबल, यहाँ पे 100 रुपये फीस लगने वाली है आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी 100 रुपये फीस लगने वाली, लेकिन अगर आप ST SC PWD वुमन कैटेगरी बिलोंग करते हैं आपको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है ना। अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए अप्लाई करने के लिए आपको इसकी लिंक चाहिए होगी, ठीक है। और देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही क्लियर रखें, ठीक है ना। और एक चीज़, हाँ, आपकी जो फ़ोटो है, जो फोटोग्राफ यहाँ पे जो मांगी गई है, जो फोटोग्राफ मांगी गई है, ठीक है ना, वो जो लोग खुद से अप्लाई करें मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि फोटोग्राफ जो है आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 3 मंथ होनी चाहिए, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी। अगर आपके पास 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी फोटो है, ये बात ध्यान रखिएगा, 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी फोटो यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो आपको अगर आपकी फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो आप नई फ़ोटो निकलवाएं और फिर उसमें अपनी फॉर्म को अप्लाई करें। सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करना पड़ेगा, अपने सिग्नेचर को स्कैन करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस रहने वाली यहाँ पे फिल करने की, ठीक है। अगर आप EWF PWD कैटेगरी बिलोंग करते तो आपके पास अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बस यही नोटिफिकेशन है जो मुझे आपको देनी थी, ठीक है। और बाकी इसके बारे में जानकारी अगर आपको लेनी तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो आपको जानकारी चाहिए मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि बताने को बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर मैं सारी चीज़ बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके बहुत सारे दोस्त जिन्होंने ITI कर रखी है और अभी घर पे बैठे हुए हैं तो उनको ये नोटिफिकेशन ज़रूर दीजिए, ताकि आप एक अच्छी अप्रेंटिस करें और एक अच्छी जॉब मिले। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।